अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस तैनात किए गए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अरसे से प्रिडिक्ट की जा रही थी कि ये होगा, और वो हो गया। ज़ाहिर है कि वो 26वीं आईनी तरमीम में जो आइन में जो तरामीम की गई थी इसी मकसद के लिए, वो अब आगे मामला हुआ। लेकिन अहम सवाल ये है कि जिस वक्त अदलिया के कहने पे इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब और केपी में, पुरानी बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वक्त पर नहीं हुए, फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आ गई, कोर्ट्स के जजेस के बहुत सारे इख्तियारात उसमें कम होते चले गए। वकला तहरीक हम सुन रहे थे कि शुरू होगी, वो उस वक्त जब पंजाब और केपी में इलेक्शंस पर हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे थे। अब दोबारा जज साहब वकला बरादरी ये कह रही है कि हम फिर एक तहरीक शुरू करेंगे, हड़ताल करने का तो ऐलान कर रखा है। कितना इसमें पॉसिबिलिटी है कि वाकई को तहरीक शुरू हो? कम लगती है। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ है, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू रियासत अली आज़ाद साहब। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, पिछले 2-3 साल से मैं सुन रहा हूँ, हम सभी सुन रहे हैं कि अब शुरू हुई वकला तहरीक, अब हो जाएगी, अब ये करने लगे वकला। हुआ तो कुछ नहीं है सर, माजरत के साथ। तो इस दफ़ा सिर्फ ये हड़ताल तक मामला रहेगा, नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर देंगे आप हर फोरम पे, एंड दैट इज इट। यही प्लान है आगे वकला का? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जो जजेस को बाहर से लाया जा रहा है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका कोई प्रेसिडेंट सच नहीं है। देखें, 26वीं तरमीम को हमने अपोज किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है। और उसके अलावा ये जो 26वीं तरमीम है, इसको अब हुकूमत भी खुद भी नहीं मान रही। उसकी वायलेशन कैसे? 2 तरीकों से, कि जब हाई कोर्ट्स का जुडिशल कमीशन होता है तो उसमें चीफ जस्टिस कंसर्न और सीनियर प्यूने जज बैठता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या तक सिर्फ चीफ जस्टिस बैठेगा, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। दूसरी बात है कि 26वीं तरमीम में जिसको हम कहते हैं गलत है, उसमें लिखा है कि जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में वो भी वायलेट किया जा रहा है। तो ये मेला फाइडी पे मबनी है, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसलिए कि वो मैनेज और मनूवर कर रहे हैं। जो सिंध से जज साहब को ला रहे हैं वो 23वें नंबर पे है वहाँ पे, जो पंजाब से ला रहे हैं वो 15वें नंबर पे है, जो बलूचिस्तान से ला रहे हैं वो 12वें नंबर पे है। और फिर लाहौर की अगर बात करें, जिसको वो चीफ जस्टिस यहाँ ला के बनाना चाह रहे हैं, ये हुकूमती लोग कह रहे हैं कि आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जो जितने अंदेशे आज तक हमने किए वो दुरुस्त साबित हुए। अब उसको वो यहाँ से लाहौर से ला रहे हैं, वहाँ पे 2 लाख केसेस की पेंडेंसी है, यहाँ पे 16,000 की पेंडेंसी है। वो वहाँ पे मौसूफ अपनी खिदमात दें, वो 2 लाख की जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करते हैं, वो यहाँ तशरीफ ले आए हैं। ये सारा मेला फाइडी पे मबनी है। भाई मेरे काबिले एहतराम रियासत अली आज़ाद भाई, पाकिस्तान के जो आइन, आप तो सीधा ही फिक्रा कह दिए ना आपने कि ये गैर आइनी, तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर पाकिस्तान इस तरह के तबादले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरत से कर सकते हैं, यानी कि 5 चीफ जस्टिस जो है वो भी, उनका भी इत्तेफाक है। जो जज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं है, तो इस सारे प्रोसेस में आपको क्या एतराज़ है? क्यों किया जा रहा है? ये पंजाब में क्यों नहीं किया जाता? ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया जाता? ये सिंध में क्यों नहीं किया जाता? ये जो जजेस साहबान बैठे हैं, क्या ये 26वीं तरमीम के तहत भी ये इंटाइटल नहीं है कि 3 में से नाम भेजे? आपने सीनियर प्यूने जज को आज आपने जूनियर कर दिया, बाहर से जज ला के आपने सीनियर प्यूने जज बना दिया। हमें ये इतराज है। आप आइन को नहीं मानते, आप 26वीं तरमीम को नहीं मानते, आप 96 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उस जजमेंट को नहीं मानते, तो हम क्या यहाँ पे शादियाने बजाएं? जब आइन और कानून के मावरा बात होगी तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम रियासत अली भाई, बात यह है कि पंजाब में, सिंध में, वहां भी लगेंगे, यहाँ से तो शुरू हुआ है, यहाँ तो लगने देने, इस पे क्या एतराज है? जरूरत क्या आर्टिकल 200 ये नहीं कहता? सर, आर्टिकल 200 अगर आप जिसको रेफर कर रहे हैं तो उसी 26वीं तरमीम में भी जो लिखा हुआ है कि सीनियर प्यूने 3 जजेस उनमें से लेना है, आप उसको क्यों नहीं मानते? और फिर तजर्बे क्यों करने? आप यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की तादाद आपने 13 लगा दी है। ये आइन के मुताबिक है, ये मावरा आइन नहीं है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल नहीं है, ये बताएं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक, आप तजर्बे
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इशारे करना चाह रहे हैं। आप ये तो कह रहे हैं, आप मेलाफाइड बदनीयती पंजाब में आपने वहाँ क्यों नहीं लगाए? दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो जजेस की कमी है, वहाँ से जज उठा के इस्लामाबाद में ला रहे हैं। यहाँ पे 12 है, आपने 13 लगा दिए। कौन सी इमरजेंसी है? ये बताइएगा, बैठे हुए हैं, कुल तादाद 12 है, आपने 13 लगा दिए। ये किस लॉ के तहत लगाया, किस आइन के आर्टिकल के तहत लगाया? ये जो आप एक वर्ड आप बार बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मेलाफाइड, यानी कि खराब नीयत के साथ, बुरी नीयत के साथ ये मामला सब किया गया। नीयत आपको महसूस क्या हो रही है? क्या है हुकूमत की नीयत जिसको आप बुरी नीयत गर्दान रहे? देखिए, मेलाफाइडी तो अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रही। कानून के अंदर जो मेलस या मेंजरिया या मेलाफाइडी है, यही है कि अभी 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, लेकिन आपने उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैक कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी पैक करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट तक आप ये सारी चीजें मैनेज और मनूवर कर रहे हैं, तो ये मेलाफाइडी नहीं तो इसको क्या कहें कि आप वजू करके और तहज्जुद पढ़ के और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम ये कहें इसको? रियासत भाई, इससे पहले भी कई मिसालें आपके सामने हैं। इससे पहले भी तो इस तरह इस्लामाबाद जाकर लाहौर से जज वहां लगते रहे हैं, चीफ जस्टिस बनते रहे हैं, तो अब ये भी तो वही हो रहा है। नई बात क्या है? देखें, जो पहले जजेस आए थे ना यहाँ पे इस्लामाबाद में, सरदार असलम साहब आए थे, वो पीसीओ कोर्ट थी, वो मुशर्रफ लेके आया था, मार्शल आर्ट डिक्टेटर लेके आया था। एक और बिलाल जस्टिस आए थे, वो भी पीसीओ और मुशर्रफ के ऑर्डर से आया था। और जो आप कहते हैं ना कि इकबाल हमीदुर रहमान साहब आए थे, तो वो चूंकि पीसीओ कोर्ट खत्म होगी 31 जुलाई की जजमेंट के नजरिए में, फिर जब ये इस्लामाबाद नई कोर्ट बनी थी तो फिर इकबाल हमीदुर रहमान साहब को पहला चीफ जस्टिस लगाया गया था, इसलिए कि वहां पे बाकी जजेस की तैनाती के लिए आइन के अंदर प्रोवाइडेड था कि चीफ जस्टिस नाम फ्लोट करेगा, तो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए इकबाल हमीदुर रहमान साहब को लाया गया था। आज तो यहाँ पे चीफ जस्टिस सीटिंग बैठा हुआ है, आपको क्या क़यामत आ गई है कि आप बाहर से जजेस ला रहे हैं? इसलिए कि आपको ये तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे आजाद मंद जजेस बैठे हुए हैं, इसलिए आपको तकलीफ है कि ये किसी की बात नहीं मानते, इसलिए कि वो आइन और कानून की बात करते हैं। ये मेलाफाइडी है, इस पे हमें इतराज है। अच्छा, आपका ये ख्याल है कि आमिर फारूक साहब अब यहाँ से वो एलिवेट होंगे सुप्रीम कोर्ट, तो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस हुकूमत लगाना चाहती है, ताकि फिर अगेन ये तो एक एलिगेशन है ना कि मतलब सियासत करना चाहती है, कोर्ट को भी सियासत अदा करना चाहती है और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है हुकूमत, ये इल्जाम लग रहा है आपका? बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल यही बात है जो आपने कही है, यही हमारी बात है कि यहाँ पे उनको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बुनियादी हाई कोर्ट है जहाँ पे सारे रिस्पोंडेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, उनके तमाम केसेस इस हाई कोर्ट में आते हैं, और जब इस हाई कोर्ट को वो फतह कर लेंगे तो फिर सुंजियां और जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, फिर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। बिल्कुल ठीक। रियासत अली भाई, आपसे मेरा आखिरी शार्प सवाल है, वक्त की कमी है, जरा शार्प जवाब दीजिएगा। ये जजों के फैसले बोलते हैं और जज के रिमार्क्स जो होते हैं, इससे मार्केट ऊपर चली जाती है और इसी जज के रिमार्क से मार्केट नीचे चली जाती है। ये मुनासिब है? ये क्या रवैया आप देख रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जजेस को कमेंट्स नहीं करने चाहिए, जजेस की जजमेंट्स बोलनी चाहिए और जजेस को बिला वजह कमेंट्स नहीं करने चाहिए। जज का काम है सिर्फ 3 जुमले बोलना कि आप फरमाए, फिर दूसरी पार्टी को कहे आप फरमाए, और तीसरा जुमला उनका होना चाहिए कि इंतजार फरमाए। और ये खतूत लिखने वाली बात है, इससे एग्री है? मैं कहता हूँ खतूत वाली बात जो है ना, अब देखें इस वक्त ये वो क्या कहते हैं, एक नए दौर का जमाना आ गया है। वैसे तो खतूत ये जजेस साहबान ने एक नई रीत डाली है, और जो अदलिया को नुकसान हुआ है वो जजेस साहबान अगर खुद अपने इदारे के साथ खड़े होते, आइन और कानून के साथ खड़े होते और एक दूसरे के साथ खड़े होते, इदारे के तौर पे खड़े होते, तो शायद ये खतूत की नौबत ना आती। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच रियासत अली आज़ाद साहब, अपना कीमती वक्त दिया। ये खत लिखने वाला सिलसिला भट्ट साहब आपको याद है शुरू कहाँ से हुआ था? कराएं याद। एक जज साहब की बात की नहीं, काजी फाइज साहब भी तो लिखा करते थे ना, उनके फिर मीडिया पे भी आ जाते होते थे। और भट्ट साहब कबिले इतराम बाजवा भाई, इनका फिक्रा सुने, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है रियासत भाई, और उसका नाम ही आज़ाद है, वो खुद भी आज़ाद तबीयत के आदमी है। उसने तो क्लियर कट फिक्रा कह दिया है, जजों का खुद कसूर है, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए जब होना था। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूं मेरे भाई। नहीं, आप ये तो देखें ना भट्ट साहब, वो जो बात हो रही थी पीसीओ जज,
प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ वाले जज, उनकी मिसालें दे रही है हुकूमत पर। यार एक दौर आया, तुसी मार्शल लॉ दे दौर दे विच सारिਆਂ ने सलूट मारे, पीसीओ जजां ने भी मान लिता, फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, हुण तुसी एनवी नहीं मानते। और यार मुल्क वो कहता है कि जी पहले लाहौर से शुरू करो, सिंध में क्यों नहीं है, पंजाब में क्यों नहीं है, इस्लामाबाद में। ओ भाई पहले इस्लामाबाद से लग लेंदे, यहाँ से चीफ जस्टिस लगेगा, लाहौर से बंदा वहां चला गया, इस्लामाबाद का सिंध चला जाएगा। वो जो बात कर रहे थे रियासत अली आजाद साहब, वो यही तो बात कर रहे थे। अच्छा देखें, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं यार, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नंबर 804 उन्होंने की गल कर रहे हो, इमरान खान साहब की जमात, जी खान साहब की जमात जो है, उनकी जमात, इतनी बड़ी जमात, उनको ट्रस्ट नहीं है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, और वो बरमला इस बारे में बार बार कह चुके हैं। आप ये सोचिए कि जहां पर ट्रस्ट लेवल इस हद तक आ जाए, वहां पर क्या अदालती निजाम पे लोगों का ट्रस्ट रह जाएगा। अच्छा फिर आखिरी सवाल, प्रोग्राम खत्म करिए यार। क्या? मेरा ये काजी साहब रेजिस्टेंस आ रही थी, उदों जनाब काजी या चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रोलिंग, पीटीआई के कितने बयानात। और यार मुझे ये बताइए, चीफ जस्टिस के खिलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई फिक्रा क्यों नहीं आया? बस जवाब दे दे। किसका फिक्रा नहीं आया? किसे पीटीआई दे नहीं बहुत आया। ओहो, हामिद खान साहब बड़ी दफा कह चुके हैं, उनके वकला अदालत में पेश हो कह चुके हैं कि आप हमारे केसेस ना सुना करें। आमिर फारूक साहब जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में वो कह चुके हैं। खैर इसको कंटिन्यू करते हैं जी डिस्कशन को, एक ब्रेक लेनी है। विल कम बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने को तैयार है, और दूसरी तरफ वकला ने भी अब ऐलान कर दिया है, वो जो जजेस को ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस बाबत डिफरेंट बार्स ये कह रही हैं कि अब हड़ताल होगी, वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है। ये हम पिछले साल डेढ़ से यही सुन रहे हैं कि आगाज़ हो सकता है वकला तहरीक का। नॉनदलेस आज फरमा कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वकील रहनुमा देखिए ज़रा। रोज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक नोटिफिकेशन के जरिए 3 जजेस को मुख्तलिफ प्रोविंसेस से उनको इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया। हमारी मीटिंग में तमाम लीगल फ्रेटर्निटी की नुमाइंदगी मौजूद थी। हमने बहुत डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद ये फैसला किया कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। जी हाँ, ट्रांसफर्स की मजम्मत कर रहे हैं, उन्हें रद्द कर रहे हैं, लेकिन ये हम 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई ना, आप उससे पहले भी आप पूरा एक वो देख लीजिए, अब शुरू होने लगी, लेकिन तहरीक कोई हुई नहीं शुरू। नईम अदर पंजोता साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा लॉयर भी हैं, और नासिर भट्ट साहब PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे। पंजोता साहब, आप सिंस यू आर अ लॉयर योरसेल्फ, तो ये फरमाइएगा कि मैं पिछले 2-2.5 साल से ये सुन रहा हूँ आपकी, वो हामिद खान साहब भी कहते थे कोई वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, और बस हुई कि हुई, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है। और ये जो अब आप लोग भी सड़कों पर आने का ऐलान है तहरीक इंसाफ का दोबारा से, इस दफ़ा कोई कोलैबोरेशन है इनके साथ, वकला के साथ, और आपको उम्मीद है कि ये कोई किसी तहरीक में कन्वर्ट होगा, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या एहतजाजी जो रिमार्क्स आ रहे हैं इनकी तरफ से? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने मौका दिया। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि हम खुद जो है वो ये चीज़ सुन रहे हैं कि आज तहरीक शुरू होगी, कल तहरीक शुरू होगी, परसों तहरीक शुरू होगी। ये बिल्कुल तहरीक जो है अगर शुरू हो जाती, पहले ही हो जाती, जब स्टार्ट में आगाज हो रहा था, टीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जब आइन के ऊपर हमला हुआ, जब इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे थे, जब लोगों के बुनियादी हकूक सलब किए जा रहे थे, जब धांधली और डाके से, फ्रॉड से एक इलेक्शन जो है वो मैंडेट चोरी किया गया आवाम का, फिर जब 26 तरमीम हो रही थी, तो मेरा ख्याल में आज ये नौबत ना आती। लेकिन बदकिस्मती वकला ने उस तरह से रोल अदा नहीं किया, और जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने भी इसमें आगे बढ़कर प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर नहीं गए, बल्कि ऐलानात तो होते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली होना चाहिए था। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि एक कल से एक जब ये ट्रांसफर की बात हुई है, तो उसमें वकला ज़रा ज़्यादा सरगर्म नजर आए हैं। लाहौर में भी ये कल कन्वेंशन था, और इस्लामाबाद में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, लेकिन ये बात जो है कन्वेंशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे लेकर हमें बढ़ना होगी। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम जैसे इफ्तिखार चौधरी वाला उस वक्त मामला था, उस वक्त जैसे तहरीक नहीं शुरू हुई थी, इसी तरीके से अगर तहरीक जो है नहीं चलाएंगे, तो फिर हमारा ये खाली जो है तो इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे भी जो वकला तहरीक चली थी, आज मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें से कुछ क्लैरिटी उसमें आ गई हुई है, वो क्यों चल रही थी, वहाँ पे भी इदारे थे उसके पीछे, एक मामला वो भी था जिसकी वजह से वो वकील तो ठीक है क्रेडिट लेते हैं, निकले होंगे, लेकिन पीछे से भी एक प्रेशर था। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका तो इरादा है ना वकला निकले ना निकले, अनकरीब PTA दोबारा सड़कों पे होगी पंजोता साहब?
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सड़कों पर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है। आगे बढ़े हम, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आगे बढ़ेंगे और हम 8 फरवरी को भी निकल रहे हैं। हमारा यही है कि आवाम का जो मैंडेट टूटा गया है पूरे पाकिस्तान में, हमने कॉल काबिल एहतराम नईम हैदर पंचोता साहब, आपका आईनी हक है सड़कों पर निकलना, दुरुस्त फरमा रहे हैं। 8 फरवरी को आपको निकलना चाहिए, लेकिन 8 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी तकरीब है और 12 फरवरी को तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान जो हैं वो 12 रुकनी वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इस मौके पर पीटीआई फिर एहतजाज कर रही है। पहले भी टाइमिंग जो थी वो हुस्न इत्तफाक था कि हमारी बेलारूस आएगा या चाइना आएगी। हम हमेशा वही तारीख देते हैं जब कोई ना कोई आ रहा होता है। क्या इस पर इस दफा नजरसानी हो सकती है? देखिए, हम कानून और आइन की बालादस्ती की जहां बात करते हैं ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है कि देखें जी ये फलां सदर आ रहा है तो उस टाइम के ऊपर इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। आप देखें कि यूनाइटेड नेशन में दुनिया के वजीर आजम जो हैं, वज़रा जो हैं, वो जहाँ वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ कदगन है कि आप यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते। यानी हुस्न इत्तफाक है ये, आप ये कह रहे हैं इत्तफाक की बात है? नहीं, देखें अगर बाहर से कोई आ रहा है तो हम क्या बात करें, हम ये बात करें कि वो क्यों आ रहा है, या हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के हवाले कर दो। हम कह रहे हैं कि अवाम का मैंडेट अवाम। चौथा भाई, हमने हमेशा तभी कहना जब चाइना का वफ्द आएगा, जब रशिया का वफ्द आएगा, जब चैंपियन ट्रॉफी होगी, क्या आगे पीछे नहीं कर सकते हम? नहीं, 8 फरवरी देखें लूटने वालों का जो दिन था वो 8 फरवरी था साहब, और उसमें हम तो कोई नहीं करेंगे, हम तो हर हल्के में एहतजाज करें। हम तो नहीं कह रहे कि जहां वफद आएगा तो उसके रास्ते में वर्कर्स खड़े हो जाएंगे, बल्कि तमाम तरह एहतजाज जो है पंजाब की अगर हद तक आप देखें तो वो 3 रीजन्स के अंदर हो रहे हैं। नॉर्थ पंजाब या इस्लामाबाद तो वैसे ही सवाबी जा रहा है, तो उसमें मेरा ख्याल में वफद को तो कोई हर्डल नहीं है। लेकिन हाँ, वफद जो आ रहा है वो जरूर देखिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इस दिन को यौम स्याह के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है, और इस दिन क्या कह रहे हैं आप, यौम स्याह के तौर पर जरूर मनाना चाहिए, ये आपका हक है, इस्तेकाक है। नासिर भट्ट साहब कैसे हैं आप, मेरे साथ हैं? मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ जी। नासिर भट्ट साहब, तहरीके इंसाफ ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुज़ाकरात और कमीशन वाली जो बातें हैं उस तमाम ऑफर्स को तो मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत के पास ओपोजिशन को एंगेज करने के लिए क्या कोई ऑफर नहीं मौजूद है? अगर है तो आज ब्रेक करें हमारे प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नईम पंचोता साहब की बातें सुनी है। ये भाई मेरा बिल्कुल सादा आदमी है। ये इमरान खान का तो रवैया ही यही है। जब वो धरना था तो चाइना के सदर आ रहे थे, इन्होंने वो कैंसिल कराया। इन्होंने IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान के साथ अगर वो आपका बात हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ, हम आएंगे तो उसको चलाने ही नहीं देंगे। मतलब जो हो सकता है इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ करता है और करता चला आ रहा है। 9 मई इन्होंने किया, ये नहीं माने, उन लोगों को सजाएं हो गई। ये अभी तक कहते हैं जी कि हमारे जो है वो मुतालबात माने। ये वो बात करते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। अभी मुझे बताएं 26 नवंबर को सॉरी जो कुछ हुआ, इन्होंने किया, गोलियां चलाई, बंदे ये कहते हैं बंदे शहीद हुए, एक का नाम आज तक नहीं दिया। ये कहते थे हमारे 14 के नाम आ चुके हैं। भट्ट साहब, नाम तो काफी आ चुके हैं। खैर, उस पर कमीशन बन जाता तो बेहतर हो जाता। मैं आपसे एक जो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ ना सईदी भट्ट साहब, अब ये इन्होंने अपने मुतालबात दिया, क्या उसमें इन्होंने लिख के दिया हमारे 13 बंदे कौन से को नाम दिए? बता दें पंचोता साहब, आप बता दें ना, जो अगर दुरुस्त बात कह रहे हैं तो हाँ बताएं जी पंचोता साहब। वो कह रहे हैं नासिर भट्ट साहब आपने जो नाम दिए बता दें। देखें 14 नाम जो है हमने दिए हैं, और मैं यहाँ पर नाम गिन के बता देता हूँ। अदरीस हैं, अनीस सत्ती हैं, और मेरे पास उनके वालिद का एड्रेस भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर लिखा है उसके अंदर। नहीं पंचोता साहब, वर्षन आ गया आपका कि आपने नाम दिए हैं, गिन के बता सकते हैं जी भट्ट साहब। जी, इन्होंने उस वक्त नाम नहीं दिए। अब मुझे बताएं जो लोग ये कहते हैं दुनिया से चले गए हैं, उनके इन्होंने नाम अगर आप ये दे रहे हैं जरूर बताएं। उनके माँ बाप, बहन भाई, बेचारे अल्लाह उनको सब्र दे। अगर वो दुनिया से चले गए, हमारी नजर में एक बंदा भी दुनिया से नहीं गया। जो लोग अगर गए तो वो अपने आप। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ दें। काबिल एहतराम नासिर भट्ट साहब, मेरे सवाल पर बराए करम वापस आ जाए। आपके पास क्या ऑफर है अब अपोजिशन को एंगेज करने की? उधर से तो हो गई है ना।
बात यह है कि हुकूमत ने 2 साल से हम इनको ऑफर कर रहे हैं हमारे साथ आप आके बैठे बात करें। इन्होंने अपोजिशन और हुकूमत ने बैठना है तो कोई हल मसाइल निकलने हैं ना। आप मुझे बताएं ये मसाइल कैसे हल करेंगे, हमें रास्ता बताएं। ये जाके कहते हैं जी हम उनसे बात करके हल करेंगे। एक जमहूरी हुकूमत होती है, उसमें अपोजिशन होती है, वो अपना किरदार अदा करती है, उसके जो मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखती है, उनके साथ बैठती है। ये मुझे आप बताएं ये बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब बैठते हैं तो खुद ही अब टाइम था कि हमने 28 मार्च को जनवरी को इकट्ठे बैठा था, इन्होंने 3 दिन पहले कह दिया हम नहीं बैठते, हम ये नहीं करते। तो इनका रवैया अगर ऐसा ही है तो फिर ये जिस रवैये पे चल रहे हैं, अब ये कहते हैं जी कि सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे आप पहले भी आए हैं, ये भी शौक पूरा कर ले। अब लोग आपके साथ नहीं आते, उनको समझ आ गया है कि इमरान खान का एक ही मिशन है इस मुल्क में बदअमनी लोगों की। ठीक है, वो तो सर वो तो रुकावटें भी ना लगी हो। पंजोता साहब ये बताइएगा वो जो असल वाले मुज़ाकरात हैं वो कोई आगे बढ़ी है? कोई कहानी सुना था पिछले दिनों के एक और मुलाकात वगैरह, कुछ बताइए दे उस बारे में, आप क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए मेरे नोटिस में तो नहीं है और ना ही खान साहब ने मेरे सामने कोई बात इस हवाले से कोई इंडोर्स की है, क्योंकि मैं खड़ा था जब साथियों ने सवाल किया। खान साहब ने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है दूसरी मुलाकात वाली, उन्होंने इनकार किया। पहली मुलाकात के हवाले से खान साहब ने मेरे सामने ही कहा जी मुलाकात हुई है, और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि कहीं पर अगर बात हुई है तो इस मुल्क की खातिर हुई है। इमरान खान को वजीर आज़म बनने के लिए या कोई यहाँ पर आसाशों के लिए जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो हकीकी आज़ादी के लिए इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं, और मुल्क की खातिर वो डटा हुआ है। वो बेशक गोलियां चली हैं, देखें इंसान की जान से ज्यादा तो कोई चीज कीमती नहीं होती ना। अगर जान रहनी है तो किसी सीट पर आपने बैठना है या कोई आगे लेकर चीज पढ़नी है, तो जब बंदा जान तक की परवाह ना करे और ये कहे कि मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर आप उसको मानिए कि वो इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा है, ना कि इक्तदार की खातिर। इक्तदार में वो आया, उसने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, कोई मिलें नहीं बनाई, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनाई, और दूसरी तरफ आप देखें कि जिनसे आज भी हिसाब मांगा जाता है, और वो कहते हैं, कोई कहता है जी मरियम के नाम है, कोई कहता है जी बड़े भाई के नाम है, कोई कहता है लंदन वाली कोई जायदाद बेची, कोई कहता है दुबई वाली चीज बेची, कोई कहता है सऊदीया से हमें कोई चीज मिली। तो ये चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब जहाँ बात है इन्होंने 9 मई की है, तो जब सोते उठते इनको सिर्फ ख्वाब ही आता है कि 9 मई 9 मई 9 मई। इस वजह से ख्वाब ये आता है क्योंकि इनको ये है कि अगर 9 मई से हम हटाएंगे बात, तो ऐसा ना हो कि फॉर्म 47 वाला किस्सा खुल जाए, अवाम का मैंडेट अवाम के पास चला जाए। इनके पास सिवाय इस 9 मई के अल्फाज के कोई चीज नहीं, और 9 मई के सबसे बड़े बेनिफिशरी ये खुद है। पाकिस्तान भी फंसा हुआ है ना यहाँ पे, अब कुछ समझ नहीं आती उसकी कि मतलब पिछले 2.5-3 साल से भट्ट साहब यही देख रहे हैं। अच्छा वैसे थैंक यू वेरी मच पंजोता साहब, आपके भी वक्त का, और नासिर भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये पिछले 2.5-3 साल से जो चल रहा था, बीच में एक वो सिर्फ रिस्पाइट आई कि चलो बैठ के ये कुछ बातचीत कर लेंगे, उसके बाद एक दफ़ा फिर वही मामला है, सड़कों पे आना है, वही वकीलों वाला। ऐसा लगता है जैसे वो एक पुरानी कोई फिल्म जो है ना उसका ख्वाब आ रहा है। ये पहले भी देख चुका हूं। अब वजह नाज क्या है, वो इस्लामाबाद के जो जज लग रहे हैं, चीफ जस्टिस लग रहे हैं, वुकला ने जो लड़ाई शुरू हो गई है। वुकला ने उस पर आना है, वुकला ने उस पर आना है, और तहरीक इंसाफ के वही जो मुतालबात थे कि कमीशन बनाए जाएं, 9 मई पे 26 नवंबर पे वो कमीशन नहीं बने, उसके अलावा उनके असीरान की नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है। लाहौर से एक जज सरफराज डोगर चला गया, शहजाद भट्ट साहब चले गए, अकबर बाजवी चला गया, वहां जाके चीफ जस्टिस उसको लगना है। अच्छा, पाकिस्तान का आइन कानून ये सारी चीजें क्या कहती है? सदर मुमलिकत जो है वो इसका निफाज करते हैं, और ये ट्रांसफर जो चीफ जस्टिस तैनात किया जा रहा है आइन के आर्टिकल 200 के तहत हो रहा है। लेट मी फिनिश। ये पहले कभी नहीं होता। 1 मिनट का मौका। और यार कितने किया था, नहीं होता, कमाल गल करते हो। सीनियरिटी का प्रिंसिपल है ना वहां पे, कैसे नहीं होता? आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत कर रहा है, और पहले कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। सरदार मोहम्मद असलम इस्लामाबाद के जज बने, चीफ बने 2008 में। कहां से गए थे जी? ये लाहौर से इससे कबल। और 2 मिसालें दूं, दो ये ले। जस्टिस एम बिलाल खान लाहौर हाई कोर्ट में थे, 2009 इस्लामाबाद में तबादला हुआ, चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, एक और लो। अच्छा। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान भी लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुए। इन्हें 18वीं तरमीम के बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। और बाजवा साहब भाईजान बात यार हांडी बना रही है ना, सानू एवें लड़ाई है। नहीं ये बात नहीं है, बात ये है चीफ जस्टिस लगन दे यार। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, जो वहां पे ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं जज, जिन्होंने बेचारों ने खत लिख दिया था ना, असल में आप उनको नहीं लगाना चाह रहे कि इनमें से कोई चीफ जस्टिस आ गया तो आपके जिस तरह से मामला चलते हैं, जिस तरह से बेंच फिक्सिंग हो रही होती है, वो फिर मामला नहीं हो सकेंगे। इससे देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर यहां से ले जाकर लगाएंगे वहां पे, भाई वो भी बड़े केपेबल और बहुत काबिल जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या मसला है उनमें से अगर चीफ जस्टिस उन्हें क्या मसला है? यही तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जेड़े खत लिखते पे ना, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। बाजवा साहब जज फैसले लिखते हैं और जज देते फैसले बोलते हैं। यार मेरी किस्मती बदकिस्मती कह लो यार, जज रिमार्क्स देता है बाजवा साहब, मार्केट ऊपर चढ़ जाती है, मार्केट नीचे आ जाती है एक जज के रिमार्क से। वो ऐसा ही है। देखें, उनको खत भी नहीं लिखना चाहिए, उनको ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि उनको ये खत लिखना पड़े कि हमें कोई डराया धमकाया जा रहा है। अलबत्ता ये सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस में ये नवाज शरीफ साहब जिस दौर में उन्हें अच्छा लगता था जब वो वज़ीर आज़म थे, उनका पहले दिल था कि चलो नहीं सीनियर को लगा लें, चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट को, नहीं जी वो फिर उन्हें सूट नहीं किया, उन्होंने कहा नीचे से भी किसी को लगाया जा सकता है। एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का रूल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तय कर दिया। जज हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जजी है। खत लिखने से कुछ नहीं होना बाजवा साहब। जो कानून आइन कहता है, आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 200 जो कहता है उस पर मनो न अमल करें। वकील कहते हैं ये सड़का दे आ रहे, क्यों आ रहे हो? लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी ये है जी कि जो सीनियर मोस्ट है होना चाहिए चीफ जस्टिस 1। सेकंड ये कि अगर आपके ख्याल में कोई सीनियर जज जिसे आप चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, फिर तो वो जस्टिस भी नहीं रहना चाहिए अदालत में ना। अगर आपके ख्याल में वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता तो फिर वो जज क्यों रह सकता? क्योंकि चीफ जस्टिस सिर्फ इंतजामी इख्तियारात हैं उसके पास, एंड ही जस्ट इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक प्रिंसिपल तय हुआ था। वोकला देखते हैं जी इसको किस तरह से आगे चलाएंगे, उम्मीद तो बहुत ही कम लगती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक अफसोसनाक वाकया जो कल दहशतगर्दी का पेश आया, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, उसमें 18 पाक फौज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 23 दहशतगर्द उसमें जहन्नुम वासिल हुए। ये हमले फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान से यहाँ पे अभी तक जारी हैं और इस पर जो सिगार की जो रिपोर्ट आई है विच इज़ वो ये कहती है कि पाकिस्तान पर 600 हमले किए गए अफगानिस्तान से, और ये तमाम क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ बावजूद इसके कि हम इस वक्त जो अफगान सेटअप है उसके साथ बारहा ये बात कर चुके हैं कि इस मामले को देखा जाए, अब वहाँ से उनकी ज़मीन इस्तेमाल क्यों होती है, लेकिन अभी तक उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो वहाँ से तवातुर के साथ पाकिस्तान पर हमले जारी हैं। जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच वक्त दिया है। सर ये मुझे कुछ समझ नहीं आती, हमारा तो बड़ा क्लाउड था अफगानिस्तान पर, अफगान तालिबान के साथ बड़ी एक अलग सलग भी हम तो सुनते थे कि यार साढ़े ही रहे, वो तो सुनते ही नहीं हमारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर इंडिविजुअल और ख़ासतौर पे इस जो रीजन की जो वॉर के साथ अटैचमेंट लोगों की रही है, अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर ऑन टेरर है और उससे पहले भी जो यहाँ पे एप्लीकेशन हुई रशियंस के खिलाफ थी, तो उसमें भी ऐसे ग्रुप्स ने इस्टेब्लिश हुए हैं यहाँ पर और अमेरिका की क़यादत में समझ रहे हैं। फिर हम भी उसमें कुछ हद तक शामिल थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर पैदा किए गए जो शायद उस वक्त की एनवायरनमेंट के मुताबिक सही फैसला था जी, क्योंकि रशियंस भी अनप्रेडिक्टेबल थे कि वो पता नहीं इस रीजन में आके क्या करते। और ये अफगानिस्तान बलोचिस्तान हमारा फाटा जो है ये बेशक बफर जोन रहा है जी। पहले रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान बफर जोन रहा, तो रशियंस को रोकने के लिए तो ये वॉर यहाँ का एक नॉर्म रहा है जी। इट वाज नेवर अ न्यू फिनोमेना इन दिस रीजन। तो जब वॉर इतनी कम देगी जी, अब जो इकोनॉमी टेररिज्म के साथ वॉर के साथ अटैच है वो इस रीजन को डिस्टेबलाइज ही रखना चाहती है। फिर चाइना इस रीजन में है, रशिया इस रीजन में है, शायद बड़ी फोर्सेस या मैं कहूंगा कि वाशिंगटन डिस्टेबलाइजेशन सूट करे चाइना कंटेनमेंट में, बट विद द ट्रम्प इन द ऑफिस और अब जिस तरीके से उन्होंने चीजों को अप्रोच करना शुरू किया है, स्पेशली जो बैड नेम अमेरिका का आ रहा है उस असले से जुड़ा हुआ जो यहाँ एक अपने इनकम्प्लीट विड्रॉल को करके गए और यहाँ पर छोड़ के गए जी।
तकरीबन 3 लाख से ज्यादा यहाँ पे असला 4 लाख के करीब और इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जिसमें गाड़ियां भी हैं, हैवी वेपन्स भी हैं, 30,000 के करीब हैवी वेपन्स हैं, स्मॉल आर्म्स है, नाइट विजन डिवाइसेस है। तो वो अभी इसी टेररिज्म के साथ जुड़ गया और एक ये मार्केट बन गई है इंटरनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए कि यहाँ से आप असला खरीदें। वो तो जो $130 की अगर वो AK-47 मिलती थी तभी बहुत ज्यादा मीनिंग देयर बाय मुझे आपकी बात से जो समझ आ रही है, अफगान तालिबान भी इसमें फिर उतने ही इन्वॉल्व है ना इस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट आप कह लीजिए जो सेटअप है इस वक्त काबुल में, और पाकिस्तान बार बार मुझे बता, हाँ वो भी चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको भी सूट नहीं करता कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, ये कह रहे हैं आप? देखिए, अफगान की जो अफगान अबूरी हुकूमत है ये हमें समझने की जरूरत है, ये किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो इसने जन्म नहीं लिया या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट तो है नहीं, ये वॉर की बाय प्रोडक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जब अमेरिकन एप्लीकेशन भी यहाँ पे हो रही थी तो अंडरग्राउंड आप कह ले या बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस फिर भी तालिबान के साथ चल रही थी जी। तो वो उन्होंने अभी अपने आप को शायद वो समझ रहे हैं कि हम बड़े इफेक्टिव हैं, हमारे बगैर यहाँ पर अमन नहीं आ सकता। और यहाँ पर अभी देखें ना 3.71 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे अमेरिकन लाए हैं जी 2021 के बाद। तो वो पैसा हमें अवाम वेलफेयर पे तो कहीं लगता वो नजर नहीं आता। वो पैसा कहाँ गया? वो यकीनन यही नॉन स्टेट एक्टर्स इसी वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, यहीं पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर दूसरी जाहिद महमूद भाई, आप जो फरमा रहे हैं असले की बात कर रहे हैं, यही बात मैं आपसे जरा दोबारा पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा गया अमेरिकी हथियार था वो सारा तो TTP जो है वो इस्तेमाल कर रही है। पिछली हुकूमत जो थी ट्रंप से पहले बाइडन वाली, वो तो इनकारी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ट्रंप कह रही है कि हम इस असले को वापस भी लेंगे। तो क्या आप देख रहे हैं कि इन हालात में इस अमल से पाकिस्तान और अमेरिका का कोई इश्तराक हो सकता है? क्योंकि मेन चीज तो वो असला ही है, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं बट साहब, आपने एग्जैक्टली पॉइंट आउट किया। देखिए, ये जो असला छोड़ा हुआ है, मैं जैसे पहले कह रहा था कि इट इज ब्रिंगिंग बैड नेम टू यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो। ये वो असला होता है जो नेटो कोडेड होता है, अमेरिकन कोडेड है, इंटरनेशनली कोडेड वेपन है। वो जिस जगह पे भी तखरीबकारी होगी या जहां पे भी टेररिज्म में यूज हो गया, ये असला पकड़ा जाएगा। तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग यही समझेंगे कि ये अमेरिकन की कनाइंस के साथ हो रहा है और डेलिबरेटली ये असला छोड़ के गए हैं जी यहाँ पे। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये कंप्रीहेंसिव विड्रॉल नहीं था। अब वो उनका मकसद था या नहीं था, इसके ऊपर करेक्शन अमेरिका नहीं लगानी है। अमेरिका इज अ कंट्री जो ये करेक्शन लगा सकता है, क्योंकि वो अराउंड $50 मिलियन तो हर हफ्ते अफगानिस्तान को दे रहे हैं। $3.7 बिलियन वो पिछले 3 सालों में इनको दे चुका है। $1.2 बिलियन पाइपलाइन में है और यूनाइटेड नेशन 2.4 बिलियन मांग रही है। जो डिप्राइव्ड लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, वो उनकी तादाद तकरीबन 16.8 मिलियन है जी। तो 4 करोड़ अवाम जो है वो अफगानिस्तान की तरस रही है अपने डेवलपमेंट को, जो उन्होंने होप लगाई थी। सबसे बड़ा जुल्म तो उनके साथ हो रहा है। तो ये जब वेपन अभी ये देखें हमारे समझने की बड़ी, तो इसका हल बताए ना, किबला के पाकिस्तान से इश्तराक हो रहा है या ऐसे ही ये पॉलिसी चलती रहेगी? ये भी ऐड कर लें इसमें साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि असला वापस लेंगे, जो आपने भी कहा कि अमेरिका कैन डू इट, कैसे कर सकता है अमेरिका? ये वापस किस तरह से हो सकता है? देखिए जी, अमेरिका ऐसे कर सकता है कि इकोनॉमिक जो कोलैबोरेशन है, अच्छा सैंक्शंस होती हैं, बहुत से मुल्क इनको पैसा दे रहे हैं। अभी कल आपने इंडिया का देखा होगा जो आउटले आया है बजट का, उन्होंने भी अफगानिस्तान की, कहते तो वो वेलफेयर ही हैं लोगों की, उन्होंने बजट्स रखे हुए हैं। बहुत सारे मुल्कों ने इनको पैसे दे रहे हैं जी। अभी अमेरिका खुद इनको अराउंड $47-50 मिलियन पर वीक दे रहा था जी, जिसको अभी 90 डेज के लिए रोका गया है। तो अमेरिका की इस एड के बगैर ये अफगानिस्तान कैसे चल सकेगा? देखे ना, वो इकोनॉमिक प्रेशर, गेम टेररिज्म भी इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है और इकोनॉमी इनको इफेक्ट करेगी जी। और अमेरिका जब सैंक्शंस लगाता है तो उसका इंपैक्ट आता है जी तमाम मुल्कों को। और पाकिस्तान को चाहिए कि अभी कोलैबोरेट करे, अमेरिका के ऊपर जोर लगाए कि ये आपका असला न सिर्फ अब पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये चाइना रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, इस रीजन के खिलाफ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ISIS या ISIL दोबारा जन्म लेती है तो ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स का है। तालिबान ठीक है ISIS के खिलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां ये जो असला पड़ा वो उनको नहीं बेचेंगे। तो यही अमेरिकन असला अमेरिकन के खिलाफ, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होगा कल। Already again this will become a hub of terrorism for the international community. काबिल-ए-एहतराम मेजर जनरल साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। आर्मी चीफ सिपहसालार पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर यह फिक्र किया है कि हर कीमत पर दोस्त व दुश्मनों
की साजिश नाकाम बनाएंगे। और दूसरी अहम बात उन्होंने की है कि जब भी और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी दोस्त नुमा दुश्मनों का तौक़ुब करके इनका ख़ात्मा करेंगे। मैं किबला आपसे ये पूछना चाहता हूँ हुज़ूर अनवर कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो थी वो मेरे ख्याल में मुताबिक कुछ कंट्रोल हो चुकी थी, अब एक दफ़ा फिर जो है ये दहशत गर्दी उभर गई है। ये कहानी, असल कहानी 4 लाइनों में बताए है क्या? जी सर्च है ऑपरेशन में पाकिस्तान चाइना का जो कोलैबोरेशन है वो टारगेट है, न्यूक्लियर पाकिस्तान टारगेट है, चाइना का जो रिम है इसको वो डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, ये टारगेट है। पूरा एक रेड सिंडिकेट की इम्प्लीकेशन है। इसका जो मैनिफेस्टेशन है हिंदुत्वा माइंड सेट की, जो हमारा नेबर बैठा हुआ है जो कहता है जी घुस के मारेंगे, उससे अब प्रॉक्सीज के थ्रू ये पाकिस्तान को वीकेंड करना, ये उसका मकसद है। और तालिबान और ये लोग जो हैं जो टीटीपीज हैं, ये क्लाइंट की सूरत में इनका इकोनॉमी और जो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा हाउस जो अपना इन ऑर्डर नहीं है उसकी वजह से ब्रीडिंग ग्राउंड अवेलेबल है और रिक्रूटमेंट हो रही है। तो उससे पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन, चाइना के रिम की डिस्टेबलाइजेशन, चाइनीज इंटरेस्ट की डिस्टेबलाइजेशन, रशिया को यहाँ से थ्रेट, सेंट्रल एशिया को थ्रेट, ये सब उसका टारगेट है जी। तो ये मिलकर बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे सपोर्टर्स और अबेटर्स हैं जो जिनके जब ये बॉर्डर्स क्लोज हुए हैं तो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है हमारे वॉर का, देखे वो जो सारी बॉर्डर्स का, वो उसकी इकोनॉमी भी स्क्वीज हुई है जी। तो ये लोग डिस्टर्ब है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ जी अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के साथ। देखिए पॉलिटिकल लीडर्स ने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ने इस वॉर को लीड करना है। वॉर हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप लीड करती है। तो पाकिस्तान के पास रास्ता क्या है फिर हुजूर? ये भी हमारी रहनुमाई कर देना कि अफगानिस्तान हो या बलोच जो दहशतगर्द है, दोनों तो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, हमारे पास क्या रास्ता है? ये भी रहनुमाई जल्दी कर दे। जी भट्ट साहब, मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा कि तीनों प्रॉन्स जो है पॉलिटिकल, फॉरेन डिप्लोमेसी जो हमारी वो और काइनेटिक, हर एक में हमने डेटरेंस क्रिएट करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने हर एक में डेटरेंस अपनी लानी है जी। तो कांटेक्ट रखें, अफगानिस्तान के साथ डायलॉग रखें। देखिए अफगानिस्तान की आवाम का कोई कसूर नहीं है, ये कबूरी हुकूमत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करें और सबसे ज्यादा जो रीजनल कोलैबोरेशन है विद चाइना एंड रशिया वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्रेट उनको भी एमिनेट हो रहा है। अफगानिस्तान की आवाम के साथ हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। आके सम अप यहाँ पे होती है जो जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर पहले करना पड़ेगा और यहाँ पे जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसे खत्म करना बड़ा जरूरी है। और उन्होंने भी यही बात की कि वॉर्स को लीड पॉलिटिकल लीडरशिप किया करती है और मिलिट्री उनका साथ देती है उसके साथ। थैंक यू वेरी मच जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे, आपने प्रोग्राम देखा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। अल्लाह।